हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। मित्रों, आर एस अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप लोग आए हैं। मेरे कई वीडियोस आपने देखे होंगे। स्पेशली अभी जो आर एस प्री अपना आने वाला है 2023, इसके लिए मैंने एक शानदार स्ट्रेटेजी शो की थी और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि भी जो पिछले पेपर है ना, आर एस प्री के पिछले पेपर, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। लमसम आप मान के चलो 30 से 35, तो मैं एक छोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। क्वेश्चन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा सवाल आपको 2023 में मिलेंगे पिछले सालों के पेपर से। बिल्कुल ये एकदम 100% श्योर है। और आप अगर विश्वास नहीं हो रहा और अगर आप नए हैं तो मेरी जो सीरीज पड़ी हैं यहीं यूट्यूब इसी चैनल पर, इसी आर एस अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, उसमें मैंने 91 का पेपर करवाया, 93 का पेपर आपको दिखाया है, 95 का दिखवाया, 96 का दिखाया, 98 का दिखाया, 2000 का दिखाया और 2003 का भी दिखाया। इन सब के भी मैं मिलाऊं तो लगभग 33 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुके हैं। अभी तो आगे की सीरीज तो बाकी है। इसीलिए अब डेली आपको मेरे इस चैनल पर पिछले सालों के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चंस मैं रिकॉर्डेड आपको सॉल्व करके सारे के सारे यहाँ डालूंगा। आपको कुछ नहीं करना, डबल स्पीड करके इन धांधु वीडियो को सुन लेना खाली। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ना याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ इनको सुनना है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कम से कम 2000 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊँगा और उसको अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 सवालों का कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ और पूरी व्याख्या आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन के पीछे। ये सब कुछ फ्री है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है मित्रों कि टेलीग्राम चैनल मेरा, उसका लिंक मैंने यहाँ दे रखा है। आर एस अड्डा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये वाला, एक मिनट रुकिए, बीच में ये लाइन नहीं है, आर एस अड्डा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करना। उस पर क्या मिलेगा आपको, उस पर ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। ये जो पीडीएफ मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ ये सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको बिल्कुल फ्री। और अगर आप नए हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को भी सेव कर लीजिए, 9950496952 है। डायरेक्ट आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मित्रों, अनअकैडमी पर मेरी सुबह 8 बजे एक क्लास होती है जिसमें मैं राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो भी आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। और रात 9 बजे होती है एक इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, 3000 क्वेश्चंस में उसके करवा रहा हूँ। ये भी दोनों क्लासें फ्री है, ये भी फ्री है, पीडीएफ फ्री, सब कुछ फ्री ही फ्री है। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं? बोलो एक बार राम सा पीर की जय। बोलो बोलो राम सा पीर की जय हो। और अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास टकाटक। तो आज हमारा जो डिस्कशन है मीना मीडिया, वो होने वाला है आपका 1991 का पेपर। सबसे पुराना पेपर यही है। धीरे धीरे हम स्लोली चलेंगे। क्वेश्चन हो सकता मैं 20, 25, 30 ही कराऊँ एक क्लास में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो गया तो आप फिर देखोगे नहीं। तो बेटर है अपन धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ हो। तो 1991 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल, आप देखिए आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर यह था पहला क्वेश्चन। एक बार देखो जरा। सम्राट अशोक को कैसे आप कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखता था? हालांकि आपको पता होगा अंत में उसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद में, है ना। लेकिन उससे पहले वो हिंदू ही था और आखिरकार भी वो हिंदू धर्म में आस्था रखता था। तो इसका आंसर जरा फौज करके बताओ, फटाफट बताओ। देखो देखो, आंसर है मित्रों देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। याद रखिएगा मित्रों, सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है वो लमसम हम 304 से शुरू करते हैं, 304 बीसी से लेकर और लमसम आता है 232 बीसी तक। ध्यान रखना, उल्टा चलते हैं। और ऐसा हम मानते हैं कि 273 बीसी के आसपास सम्राट अशोक ने मगध की राजगद्दी पर वो आसीन हुआ था।
मगध की राजगद्दी पर सम्राट अशोक आसीन हुआ था। हाँ, और सम्राट अशोक एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था मित्रों। पुत्र मतलब समझते हैं, पोता। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का क्या था मित्रों? ये पुत्र था, बिंदुसार का बेटा था। तो एक जगह है, उस जगह का नाम है मित्रों मास्की। नाम याद है आपको? मास्की। मास्की, ये मास्की एक जगह है जो कर्नाटका में है वर्तमान में, और कर्नाटका में सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है मास्की में, यानी कि अभिलेख मिला है। और इस मास्की में ये शब्द लिखा हुआ है, देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। इससे साफ झलकता है कि सम्राट अशोक, भाई देवता मतलब हिंदू धर्म में आस्था, कि वो देवताओं का प्रिय था और अंततः उसने हिंदू धर्म को स्वीकार करे रखा था। ध्यान रहे। एक और चीज मैं बता दूं मित्रों, सम्राट अशोक का जो प्रारंभ में तो वैसे ही वो उसका धर्म क्लियर ही नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म वो क्यों स्वीकार करता है? तो 360 बीसी के आसपास में, कब? 361 बीसी के आसपास में, तो सॉरी 300 नहीं 261, 261 बीसी के आसपास में कलिंग युद्ध होता है मित्रों, कलिंग का युद्ध। और कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग वर्तमान में है मिंडम इंडिया, उड़ीसा में। तो इस कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। कलिंग कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ RS प्री में। उड़ीसा में कलिंग युद्ध लड़ा था और उस समय वहाँ का शासक था पद्मनाभन, और ये कलिंग अभी उड़ीसा में है। 261 बीसी के आसपास ये भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सम्राट अशोक को भी लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं हिंसा को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। तो आखिरकार फिर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और आगे बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, एक एक शब्द अपने आप में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि देवा नाम प्रिय किस अभिलेख में लिखा गया, और ये कहाँ है? मास्की। मास्की कर्नाटका में है, याद रह जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये व्याख्या जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी मिल जाएगी मित्रों। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वो भी फ्री फोगट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें और मस्ती से पढ़ते रहें। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी खिदमत में पेश है। बताओ, आप वेंशवांग को क्यों याद करते हो? ऐसा क्या था वेंशवांग के पास में? चीनी यात्री था वेंशवांग, बिल्कुल। तो वेंशवांग मित्रों अपनी किताब जिसका नाम था CU की, इसके लिए जाना जाता है। CU की। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि वेंशवांग कौन था? कि वेंशवांग चीनी यात्री था। वाव, चीनी यात्री था। अरे कद आयो रे भाई वेंशवांग, ये भी बता दो। अरे वेंशवांग आया था इस समय जब भारत में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का महान शासक, पुष्यभूति वंश का महान शासक हर्षवर्धन, उसके समय वेंशवांग आता। और वेंशवांग लगभग कहते हैं कि भाई 72 से ज़्यादा देशों की इसने यात्रा की। और फेमस सवाल आपने देखा होगा, राजस्थान में भी वो आया था। किस जगह में? भीनमाल। और उस समय राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। उस समय भीनमाल को इसने भीलो मोलो या पीलो मोलो नाम दिया, भीलो मोलो या पीलो मोलो नाम से उसने संबोधित किया है। और वेंशवांग को मित्रों यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वेंशवांग का बहुत भयंकर योगदान रहा है, यात्रियों का राजकुमार। ये कब आया था ये भी तो क्वेश्चन जरूरी है। लगभग कब की बातें हैं ये वाली? तो ये बातें हैं फ्रेंड्स आपके लमसम में बता दूं 637 के आसपास में, तो बिल्कुल 627 AD के आसपास में वो भारत में आता है। और ये नालंदा 637 AD में ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी गया था। और यहाँ नालंदा, बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी भी गया था और यहाँ पर लंबे समय तक रहा था। यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचार्य थे उस समय शीलभद्र, और शीलभद्र के साथ में लंबे समय तक वार्तालाप की इसने, और इसी कारण लंबे समय तक रहने के कारण इसे हम यात्रियों का राजकुमार भी मानते हैं। तो अब इतनी सारी बातें देखो, व्याख्या पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन की बाल की खाल निकालना, तब मजा आता है।
बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, पूरा मैंने लिखा है, कंप्लीट जो मैंने बताया है वो यहाँ पर लिखा गया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RS अड्डा पर मिल जाएगी। और अगर RS अड्डा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है इस चैनल का, टेलीग्राम का, और डायरेक्ट मेरे नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आओ साहब, इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। अगला सवाल जरा देखो, एक बार आराम से देखो। भारत का सबसे प्राचीन विहार हम किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा प्राचीन विहार है सबसे पुराना? तो भाई सबसे पुराना तो अब आपको पता ही नालंदा ही होगा। हाँ अभी तो बताया था मैंने। नालंदा यूनिवर्सिटी को भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। और ये समझ लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उस समय भाई साहब तक्षशिला वगैरह जाता, उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस रहा था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का महत्व किस काल में सबसे ज़्यादा था मित्रों? ये गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अपने उत्कर्ष पर पहुंचे थे नालंदा यूनिवर्सिटी। और सबसे पहला जो इस यूनिवर्सिटी को दान दिया गया था वो कुमार गुप्त के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में बालादित्य हैं और भी जितने भी गुप्त रूलर थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो डोनेशन मिलता है गुप्तों की तरफ से। और कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उस समय इतनी फेमस थी कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। कितनी बड़ी बात है मित्रों, कितनी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी मैंने बताया था हर्षवर्धन के समय वेनश्वांग जो आया था वो भी यहाँ पे गया था। और इसके बाद में मित्रों होता क्या, देखो 1191-92 में तराइन के युद्ध होते हैं, मोहम्मद गोरी आ जाता है। और उसके बाद में बख्तियार खिलजी, अरे कौन सा भाई, ये वर्ड याद रखना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ दिया था, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद में ये अपना महत्व खो देता है। जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, एक नई यूनिवर्सिटी पनपती है जिसका नाम क्या था कि भाई नालंदा के बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? तो नालंदा के बाद में आती है विक्रमशिला, ध्यान रखना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बंगाल के जो पाल शासक थे ना, बंगाल में कौन सा वंश था बताओ? पाल वंश। और इन पाल शासकों में सबसे जो फेमस था मित्रों धर्मपाल, याद रखिएगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने 783 के आसपास में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये भी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था उस समय का। बिल्कुल, तो विक्रमशिला पालों की देन है, जबकि नालंदा में ज़्यादा योगदान था गुप्तों का। बढ़िया सा बढ़िया। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान में कहाँ है मित्रों? बिहार में। बिहार का जो स्पेशली आपका पटना प्रांत है, इस पटना से ये 64 किलोमीटर दूर एक जगह है बड़गांव, वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने जो अभी बताया है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। आग लगा दो मित्रों, अगर RS प्री निकालना है तो बढ़िया एकदम पुराने पेपर ऐसे लगाओ कि आनंद आ जाए। बिल्कुल आनंद तो तभी आएगा जब मेहनत करेंगे आप। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं आपके साथ। बताओ, भारत का एक ऐसा राजवंश जो अपनी नौसेना के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया लमसम RS प्री में। ये 10 से 15 बार आपको सवाल पूछा हुआ मिलेगा कि वो राजवंश जो अपनी नेवी के लिए बड़ा फेमस रहा। बोलो रे, कम ऑन, आग लगा दो आग। अरे ये वंश था मित्रों चोल वंश था, मिंडा मिंडिया। अच्छा, अभी चोलों से आपको दो नाम याद रखने। एक नाम था राजराज प्रथम और दूसरा इसका बेटा राजेंद्र चोल। भाई साहब ये तो क्या घूमे हैं। मैं बताऊं आपको, थोड़ा नक्शे की तरफ ले जाऊं कि आप जो सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, एक बार जरा इस एरिया की तरफ देखो। इंडिया के आसपास में ये क्षेत्र कंबोडिया है, आपका मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर जावा, सुमात्रा, यहाँ तक पहुँच गए थे चोल। और ये जो आपको दिख रहा है ये श्रीलंका, सिंहल द्वीप, और ये इधर आपको दिख रहा होगा मालदीव, इनको सबको लपेट लिया था। इनकी नौसेना यहाँ तक थी। इसको पहले श्री विजय कहा जाता था, ध्यान रखना। ये कंबोडिया वाला जो एरिया है श्री विजय, तो चोल यहाँ तक पहुँच गए थे, इतने तगड़े चोल थे हमारे। तो इस पूरे क्षेत्र पर
इन्होंने, और यहाँ पर तो आपको पता ही होगा महेंद्र वर्मन को तगड़ा हराया था इन्होंने, श्रीलंका को तो पूरा लूट लिया था चोलों ने। बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि इनके पास में एक नेवी थी, और उस नेवी में उस समय भी लगभग 1.5 लाख के आसपास सैनिक थे। हाथियों की सेना अलग थी, घोड़ों की सेना अलग थी, पैदल सैनिक अलग थे। तो नेवी के कारण ये बड़े सक्सेसफुल रहे थे चोल डायनेस्टी। अभी एक बात और बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं बात, ये बताऊं, देखो चोलों के समय, हाँ, चोल बेसिकली 2 अलग अलग कालों में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। एक तो जब ये संगम काल में हुए थे, संगम काल, तो संगम काल में, संगम काल बोले तो लगभग 1ली शताब्दी एडी के आसपास में, उस समय इनका जो संस्थापक था वो तो आपका कराई काल था, आप जानते हैं। और उस समय इनकी जो राजधानी थी वो थी उरेयूर, उरेयूर या उरेयर, याद रह जाएगा। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। बीच में 700-800 साल ये गायब रहे। उसके बाद में जो चोलों का वापस प्रादुर्भाव हुआ वो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ध्यान रखना, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी में चोल वापस आते हैं। और इस समय जो चोलों का संस्थापक था उसका नाम था मित्रों परांतक, सॉरी विजयालय, विजयालय। इस समय जो चोलों का संस्थापक था वो था मित्रों विजयालय। और विजयालय ने लमसम, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो विजयालय ने आपके चोल वंश की जो नींव रखी थी, इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है 850 से 870 के आसपास में। और इम्पोर्टेंट बात मित्रों चोलों के बारे में कि इस समय जो राजधानी थी, पहले तो उरेयूर थी, जब विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी 9वीं शताब्दी के आसपास में, तो उस समय इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तंजौर या जैसे अपन कहते हैं तंजावुर, कि ये तंजौर या तंजावुर कहाँ है? ये भाई साहब तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है तंजावुर, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में कि क्या चोल उत्तर भारत की तरफ भी बढ़े थे? बिल्कुल, चोल उत्तर भारत की तरफ भी बढ़े थे। और चोल यहाँ बंगाल में भी पहुंच गए थे, गंगा के किनारे। और यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज करके अपनी एक नई राजधानी बनाई थी, गंगकोंडम या गंगकोंड चोलमपुरम, गंगकोंड चोलमपुरम। ये एक नया नगर भी बसाया था चोलों ने, जो गंगा की द्रोणी में स्थित है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। बिल्कुल, इतनी सारी बातें अगर आप करते हैं, हर क्वेश्चन के गहराई में जाते हैं, तो मजा ले कि आरपीएससी अपने को डिफीट कर सके। आरपीएससी खुद कांपेगी तो भाई साहब ये गोमिया तगड़ा है। बिल्कुल ऐसी तैयारी करके जानी है, तब आग लगेगी। खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने में मजा नहीं है। आओ बात करते हैं। आपकी खिदमत में पेश है क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन भी अभी तक के पेपर में लगातार 2 बार पूछा गया, 93 में भी है और 95 में भी है, शायद आगे भी आएगा, बताता हूँ। अच्छा, मौर्य वंश में ऐसा कौन सा काम होता था जो आज भी होता है? तो मिंडा मिंडियों, इसका आंसर है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, या समझ लीजिए जनगणना का कार्य। जनगणना का कार्य ये मौर्य काल में भी होता था और आज भी होता है। अच्छा, मौर्य काल की फेमस किताब कौन सी है? आपसे कोई पूछे तो बताओ, जल्दी बताओ। मौर्य काल की फेमस किताब, अरे भाई मौर्यों की उस समय आई ना अपने अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। बिल्कुल, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। इसके साथ साथ मित्रों मेगस्थनीज कब आया था? मेगस्थनीज, कम ऑन, मेगस्थनीज इंडिका वाला। तो वो इनकी जो राइटर्स हैं मित्रों, इस समय क्या था, मेगस्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखता है। उसने इंडिका में ये जिक्र किया है कि भाई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उस समय मुख्य नगर था, मगध की एक तरह से कैपिटल कह दीजिए। तो पाटलिपुत्र में उस समय 5-5 मेंबर्स की अलग अलग कमेटियां थी। बिल्कुल, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ, कभी मेरे भी दिमाग से निकल जाता, सॉरी। 5-5 मेंबर्स की 6 समितियां थी मित्रों, अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखता है। और इनमें से एक समिति थी, जो तीसरी समिति थी, वो जनगणना का काम करती थी। बिल्कुल, तो ये उस समय स्वायत्त शासन भी था, स्थानीय प्रशासन। और ये नाम याद रखना मित्रों, नागरक, नगरों का जो प्रमुख था नागरक, आज जिसे अपन मेयर कहते हैं ना, मेयर, हाँ,
उस समय इसे नागरक कहा जाता था। नागरक कह दो या फिर पुरमुख्य कह दो, ये वर्ड याद रखना। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पर मैं कह रहा हूँ पीडीएफ से क्या मारवाड़ क्या जो घंटा पढ़ना है, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ यहाँ लिख के बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ, तो पीडीएफ का क्या माथे में फोड़ोगे? आपको सिर्फ इसको आंखों के सामने से निकाल देना है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। बिल्कुल। आओ, भगवान बुद्ध और मीराबाई के बारे में क्या बात कॉमन है मित्रों? वेरी सिंपल आंसर है, आग लगा दो। दोनों को यूं लगा मित्रों कि संसार दुखमय है भाई साहब, संसार में बहुत दुख है, तभी तो दोनों जो है वो विरक्त हो जाते हैं, है ना, और तपस्या करते हैं और आखिरकार मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने मित्रों, भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, याद है आपको 4 आर्य सत्य? तो भगवान बुद्ध कहते हैं भाई संसार में दुख है, बिल्कुल 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुखों का कोई कारण है, दुखों को दूर किया जा सकता है, और इसके लिए तुम क्या करो, मेरा ये अष्टांगिक मार्ग ले लो। इन अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे ना तो तुम्हारा दुख कभी नहीं होगा, तुम एकदम सुखी हो जाओगे, एकदम मदमस्त हो जाओगे। और मीराबाई ने भी तो तपस्या की, यू नो वेरी वेल, कि राजस्थान की राधा नाम से फेमस है मीराबाई, और इन्होंने भी आखिरकार अपने, इन्होंने तो मतलब इनकी शादी एक तरह से ज़बरदस्ती हुई थी। इन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती मतलब जबरन नहीं, कहने का मतलब शुरू से ही भगवान कृष्ण को ही इन्होंने वर्ण किया था, उन्हें पति माना। और कहते हैं गुजरात में जो मूर्ति अभी भी है कि उसमें मीरा कृष्ण में विलीन हो गई। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी कि संसार दुखमय है, और ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया साहब, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी खिदमत में पेश है। पढ़ो एक बार पॉज करके, आराम से पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ। हरिओम, राधे 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 राधे। पढ़ लो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो अब इसका सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट क्यों लाके दिया। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, और क्या चाहते थे। तो मैं लॉजिक अगर बताऊं, पहली बात तो ये मित्रों कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया। अरे बोलो, आंसर है इसका वेलेजली। बिल्कुल वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। कब आया था ये डाकी? 1798 से 1803 तक ये रहा, और इसने भाई साहब आग लगा दी थी। वेलेजली के समय की खास बात याद है आपको? अरे अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1799 में टीपू की जो हत्या की गई थी वो भी वेलेजली के दौरान ही, यानी वेलेजली जब गवर्नर जनरल था तो उस दौरान ही की गई थी। अच्छा, ये सहायक संधि होती क्या थी? इसमें क्या करते थे? इसमें क्या करते थे मित्रों, जैसे आपको पता है कि पहले हमारे राजा, जैसे जोधपुर है हमारा, तो जोधपुर के किले में कोई और राजा, मंडोर में कोई और राजा, होशिया में कोई और राजा, ये आपस में लड़ते थे, ठोकिसते थे। इधर मराठों का और अलग ही अटैक होता रहता था। तो जो स्थानीय शासक थे वो खुद की सहायता करने में या खुद के प्रोटेक्शन में असमर्थ साबित हो रहे थे। अंग्रेजों ने एक गोटी फेंकी कि तुम आपस में लड़ते हो, तुम्हें एक दूसरे से खतरा है, हम आपकी रक्षा करेंगे। तुम क्या करो, ये सैन्य टुकड़ी ले जाओ हमारी, ये सैन्य टुकड़ी तुम ले जाओ, ये टुकड़ी जो है वो तुम्हारे राज्य में तैनात रहेगी। इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो खर्चा तो भाई आप ही उठाओगे, और कौन उठा, अंग्रेज थोड़ी उठाएंगे खर्चा, जिस राज्य में तैनात है वो उठाएंगे। अच्छा, मजा देखो, अंग्रेजों की चाल देखो, सेना अंग्रेजों की, सेना का खर्चा उठा रहे हैं स्थानीय शासक, एक तरह से यूं समझ लो लीज पे दे दिया। और जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी तो वो सेना, सारी सेना तो अंग्रेजों की, जब चाहेंगे अंग्रेज बुला लेंगे। तो इस, और शुरू में जब सहायक संधि की गई थी राजाओं के साथ में, तो अंग्रेजों ने कहा था भाई हम आपके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में आप देखो, जब डलहौजी आता है, डलहौजी, तो डलहौजी ने कितना हस्तक्षेप किया। जो हड़प की नीति लेके आया वो, उसने झांसी हड़प लिया, अवध हड़प लिया, सतारा हड़प लिया, उदयपुर हड़प लिया, बहुत सारी जगहों को हड़प लिया। तो धीरे धीरे अंग्रेज क्या है, राज्यों, पहले तो सहायक संधि की और फिर उनके अंदर घुस गए। अब क्वेश्चन मेरा ये भी आता है, अगर मान लो स्टेटमेंट आवे आरएस प्री में
कि लॉर्ड वेलेस्ली ही वो पहला विदेशी व्यक्ति था जिसने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया। तो गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली से पहले भी भारत में सहायक संधि नाम सहायक संधि नहीं था और कॉन्सेप्ट वही था। वो व्यक्ति था मित्रों फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, याद रखना, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। उस समय भी ऐसे ही सहायक संधि के कॉन्सेप्ट हमने चलाए थे। तो इसका आंसर तो ये हो गया, पर कितनी सारी जानकारी आपको मिल गई। बिल्कुल, सॉल्यूशन इसका हिंदी में भी पड़ा है और सॉल्यूशन इसका इंग्लिश में भी है। बेचारे इंग्लिश मीडियम वालों को कंटेंट भी नहीं मिलता है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और नहीं मिले तो मेरे नंबर आपको पता ही है 9950496952। आप मुझे सीधा सा मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था मित्रों 8वां क्वेश्चन कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर की क्या मंशा थी, क्या उद्देश्य था, बताओ, आप बताओ। भाई सीधी सी बात थी, वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। वो राजपूतों में फूट डालना नहीं चाहता था, ना मानसिंह से उसका कोई लेना देना था, ना उसका ये भी उद्देश्य नहीं था कि वो मेवाड़ को हड़प के अपने राज्य में मिलाए। मैं एक और बात बताता हूँ कि बात जब ईगो पे आती है ना, तो भाई साहब इंसान के फिर दिल में लगती है। महाराणा प्रताप उस समय आपको पता है कि भाई साहब उस समय डंका चलता था राजस्थान में, और उन्होंने झुकना तो किसी के आगे सीखा ही नहीं। और ऐसे जैसे मान लो आप कॉलेज में थे, बुरा मत मानिएगा, तो कॉलेज में कोई मान लो ऐसा आपने कुछ ऐसे चैलेंजिंग लड़के देखे कि ये यार ये लड़की, इस लड़की का पीछा कोई कर ही नहीं सकता, मतलब इसको कोई कब्जे में नहीं ले सकता। तो कुछ लोग ऐसे सातिर लोग होते थे आपके फ्रेंड्स जो कहते अरे इसको मैं कब्जे में लेके बताता हूँ। तो अकबर के भी ईगो पे बात आ गई कि महाराणा प्रताप को कोई कब्जे में नहीं ले सकता, तो मैं लूंगा साहब। तो इसके लिए इन्होंने 4 दूत मंडल भेजे थे, और उसका कोड वर्ड आपको याद होगा JMBT। अरे याद है क्या? JMBT। हाँ, जलाल खां, जे मतलब जलाल खां, M मतलब मान सिंह, B मतलब भगवंत दास, और T मतलब टोडरमल। वापस बोल रहा हूँ, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, व्याख्या में लिखा हुआ पूरा। इनमें से एक जो जे है वो 1972 की बात है, बाकी सारे के सारे 1973 में, सारे के सारे बाकी के 1900 क्या सॉरी मैं भी कहाँ चला गया, ये 1500 1900 कहाँ आ गया, 1572, और बाकी सारे के सारे 1573 के हैं। तो 4 दूत मंडल भेजे, और उनमें से पहला दूत मंडल 1572 में भेजा गया, और बाकी तीनों दूत मंडल 1573 में भेजे गए। लेकिन इन दूत मंडलों का महाराणा प्रताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराणा ने कहा भाई हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाला 150 किलो का है अकबर, पड़ेगा ना तो गूंजेगा। तो फिर युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, 18 जून था कि जुलाई था, बोलो बोलो। ये युद्ध होता है मित्रों 18 जून, हाँ 18 जून 1576 को हल्दी घाटी राज संबंध में भाई साहब ये युद्ध हुआ। और कहते हैं इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन हम मानते नहीं हैं, वैसे नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं डाले थे। अंततः वो संघर्ष करते रहे और आखिरकार जीतते हैं, सारा क्षेत्र वापस भी ले लेते हैं। लेकिन 1615 के आसपास में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और उधर जहांगीर के बीच में सहायक संधि हो जाती, एक तरह से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण सिंह को भेजा भी जाता है उनके दरबार में। लेकिन आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो जहांगीर उस समय इतना खुश हुआ कि जहांगीर खुद अपने तख्त से उठ करके कर्ण सिंह को गले लगाता, अमर सिंह को गले लगाता, बहुत खुश हुआ था कि मेरे पापा जो काम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। तो अल्टीमेटली ये सहायक संधि वो अधीनता वाली संधि नहीं थी, एक दिखावटी की संधि थी। बाकी जो मेवाड़ था वो मुगलों के अधीन नहीं हुआ था अंत समय तक। और आगे जो अपन देखेंगे वो बात, हालांकि बाद के शासकों में तो फिर अधीनता औरंगजेब के समय तो इतना नहीं रह पाता, बट अमर सिंह के समय डंका था बिल्कुल। औरंगजेब के समय भी राज सिंह ने काफ़ी विरोध किया था, हालांकि स्वतंत्र था पर इनडायरेक्टली अधीन हो चुका था, क्योंकि चारूमती विवाद में भी आप देखते हैं कि कई सारी बातें। खैर एक चीज़ इस पे अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मान सिंह ने, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकबर की तरफ से तो मान सिंह थे, इधर महाराणा प्रताप की तरफ से कौन थे मित्रों? महाराणा प्रताप खुद थे या कोई और भी थे मित्रों?
कौन कौन थे योद्धा। अकबर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार है मित्रों, कौन था वो चित्रकार जिसका नाम बड़ा फेमस है? तो उसका आंसर है मित्रों दशवंत। दशवंत अकबर के समय के महान चित्रकारों में भाई का डंका बजता है दशवंत का। और एक किताब है अकबर के समय की मित्रों, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, जिसका कहते हैं कुछ पार्ट अकबर ने खुद ने भी लिखा था, अकबरनामा भी, अकबरनामा का एक पार्ट है आइन ए अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था। तो इसमें अबुल फजल ने कई चित्रकारों का वर्णन किया है। ये नाम आप ध्यान रखना, दशवंत, बशायन, केशवलाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलमक, मागू, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सामल और हरिवंश। दशवंत बड़ा फेमस था और अकबर ने कहा है कि ये भाई अपने समय का एक अग्रणीय चित्रकार है। हालांकि दशवंत बाद में बेचारा साइको हो जाता, पागल हो जाता और खुद वो सुसाइड कर लेता है। तो याद रखिएगा मित्रों, दशवंत, दशवंत, दशवंत अकबर, अकबर के समय का चित्रकार था, फेमस चित्रकार दशवंत। बिल्कुल, बढ़िया सा, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सबसे पहली सभ्यता कौन थी? हाँ मित्रों, सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हालांकि सिंधु लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। सिंधु लिपि जो है वो पिक्चोरियल लिपि है। पिक्चोरियल मतलब यहाँ चित्र दिए गए हैं, जैसे बना दी मैंने मछली बना दी तो मछली कुछ कह रही है, मैंने ये साखिया बना दिया, तो ब्रुस्टोफेडन या पिक्चोरियल लिपि है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सुमेरियाई सभ्यता मित्रों। सुमेरियाई सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम वह सभ्यता जहां लेखन कला का सबसे पहले विकास हुआ गया। और सुमेरिया, अब जरा वर्ल्ड मैप में चलते हैं, कहां पर थी भाई सुमेरिया सभ्यता? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। तो सुमेरिया सभ्यता थी अफ्रीका के जस्ट ऊपर, ये जो मिस्र वाला एरिया आप देख रहे हो, देख रहे हो क्या? ये वाला एरिया, ये अफ्रीका है। और यहाँ आपको इजिप्ट मिल जाएगा। कहाँ गया? हाँ, इस एरिया में नील नदी के दक्षिणी भाग में, यहाँ से नील नदी निकलती खार्तूम में जाके मिलती है, इस एरिया में आपको सुमेरिया सभ्यता मिलेगी, ये वाला एरिया। तो सुमेरियाई सभ्यता विश्व की वह प्राचीनतम सभ्यता है जहाँ सबसे पहले लोगों ने लिखना सीखा था। और इस लिपि को हम कीलाक्षर लिपि कहते हैं। ये क्या करते थे? मिट्टी को गीला करते थे पहले और उस पर ये लिखते थे और फिर इसको सूखने देते थे तो वो पक्की हो जाती थी। तो आंसर क्या मित्रों? सुमेरियाई सभ्यता। और ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल। और सिंधु सभ्यता या सिंधु लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, हालांकि कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये क्वेश्चन है मित्रों कि भाई अमेरिका जो है 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया था, पर अमेरिका लास्ट में शामिल हुआ। अब आपको सर वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ कहाँ आ गई? पहले वर्ल्ड हिस्ट्री आरएस प्री में था, अब वर्ल्ड हिस्ट्री आरएस मेंस में है ना। तो कारण क्या था मित्रों कि भाई अमेरिका देखो ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पहले आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाद में घुसा, क्योंकि जर्मनी ने जाके उसकी उंगली की कि आओ ना, तुम भी आओ ना, फिर वो ऐसा आया कि बचीड़ बजा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका पहले नहीं आया, उसके बाद में जापान ने उंगली की थी मित्रों। इस बार जापान ने अमेरिका का एक सैन्य अड्डा था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पर जाकर के ताबड़तोड़ बिना किसी इंफॉर्मेशन के अटैक कर दिया, बचा बच। हमने कहा ये क्या हुआ? कम से कम 50-60 नौसैनिक बेड़े वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ नुकसान किया। तो फिर अमेरिका ने कहा ओहो जापान तेरी तो रुक। तो फिर याद करिएगा मित्रों, नागासाकी यानी हिरोशिमा, याद है क्या? दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने एटम बॉम्ब बनाया भी है और इसका यूज भी किया है। हाँ, कौन कौन सी डेट थी भाई? 6 अगस्त और 9 अगस्त। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना। हाँ, लिटिल बॉय एंड फेट बॉम्ब, ये बड़े बड़े बॉम्ब चेप दिए। और आज भी आप देखते हैं कि जापान में न्यूक्लियर प्रभाव कितना है, वहाँ आज भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो ये कारण ये था कि 1939 में जापान ने जाकर के इसको छेड़ा, ज़बरदस्ती पर्ल हार्बर में इस पर अटैक किया, तब जाकर के ये शामिल होता है। बिल्कुल।
विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं जहां शून्य का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्जी टाइप का है, अब इसका रिलेवेंट नहीं है। माया सभ्यता और भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय सभ्यता। अपन भी तो कहते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, बट एग्जैक्ट आंसर आर्यभट्ट नहीं है, शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया। तो इसमें 3 थ्योरी चलती हैं। सबसे पहले शून्य का आविष्कार बाइबल में हो चुका था। उसके बाद में माया सभ्यता के लोगों, यूरोप की दूसरी सभ्यता माया सभ्यता, और तीसरे नंबर पर जो इस शून्य का आविष्कार किया वो भारतीयों के द्वारा किया गया था, और वो भी अज्ञात भारतीय के द्वारा। ध्यान रहे, शून्य का आविष्कार अज्ञात भारतीय के द्वारा किया गया था मित्रों। बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारा सवाल है मित्रों। आग लगा दो, आग लगा दो। वह ग्रंथ जिसका 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, कौन सा है वो ग्रंथ मित्रों? वो ग्रंथ है आपका हितोपदेश। बिल्कुल सा, बिल्कुल याद रखिएगा, हितोपदेश, बिल्कुल। और साथ में पंचतंत्र। इन दोनों में अगर आपको एग्जैक्ट करना हो तो एग्जैक्ट आंसर मित्रों आपका पंचतंत्र होगा। और पंचतंत्र डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि हाँ बिल्कुल, पंचतंत्र ये 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में और कई सारी ब्रिटिश भाषाओं में भी, यानी कि यूरोपीय भाषाओं में या विश्व की अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। और इम्पोर्टेंट है, इसका राइटर कौन था? पंचतंत्र का राइटर था मित्रों विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। इसके बाद दूसरा जो आता मित्रों आपका कहाँ गया? हाँ, एक चीज़ और आएगी इसमें, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हितोपदेश। बिल्कुल, हितोपदेश के जो राइटर हैं वो भी एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनका नाम है मित्रों नारायण पंडित, नारायण पंडित। तो तीनों के नाम मैं लिख रहा हूँ। पहला है पंचतंत्र, पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र आपका लिखा गया था किसके द्वारा मित्रों? मेरे नाम भूल गए, विष्णुगुप्त, सॉरी। पंचतंत्र लिखने वाले थे आपके विष्णुगुप्त, बढ़िया, विष्णुगुप्त। और दूसरा है आपका हितोपदेश। ये वर्ड याद रखने, ये क्वेश्चन आ रखे हैं आगे, देखोगे आप प्री के पेपर में। हितोपदेश लिखा था किसने? नारायण पंडित ने, बढ़िया। और चौथा जो कथा सरित सागर है, जो संस्कृत का एक महान ग्रंथ है, इसको लिखने वाले थे कश्मीर के महान राइटर, जिनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव ने लिखा था मित्रों कथा सरित सागर। बहुत बढ़िया। तीनों नाम आप अपने कंठ में उतार लीजिए या अपने दिमाग में उतार लीजिए। बिल्कुल। ईसाई लोग ईस्टर क्यों मनाते हैं? तो इसका मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ऐसा मानते हैं कि इसी दिन ईसा मसीह वापस पुनर्जीवित होकर के आए थे, और इस कारण ही जो है वो ईसाई लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर मनाते हैं। इनमें से कौन सा मित्रों शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय, तो देखो आंसर तो आएगा मित्रों इसका गरबा। अब आप कहोगे सर शास्त्रीय नृत्यों का मतलब, ज़्यादातर अगर आप इधर जाओगे ना, ये वाला जो एक मिनट रुकिए, कहाँ गया? इंडिया नहीं, इसमें होगा। हाँ, इधर अपन जाते हैं तो ये जो साउदर्न स्टेट है ना, यहाँ पर आपको क्लासिकल नृत्य भी मिलेंगे और क्लासिकल सॉन्ग भी मिलेंगे, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैचिंग का, इम्पोर्टेंट। पहले मैं गरबा की बात कर लूँ। गरबा देखो गुजरात में भी है, गरबा एमपी में भी है, और गरबा हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर, इवन दैट पूरे राजस्थान में भी है, ठीक है ना। तो गरबा एक क्लासिकल नृत्य तो नहीं है। अब सवाल आता भाई कथक, कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? कथक की उत्पत्ति हम यूपी से मानते हैं, उत्तर प्रदेश से। और इसके 2 घराने थे मित्रों, और हमें ये क्वेश्चन राजस्थान जीके में भी पढ़ने को मिलेगा। एक जयपुर घराना और दूसरा कौन सा मित्रों? लखनऊ घराना। कथक के 2 घराने थे, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। बताना भाई जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल जयपुर घराने वाले प्रवर्तक। तो कथक का मतलब होता कथा कहने वाला। अब यहाँ जो मैं पॉइंट आपको मार्क करवा रहा हूँ, उनको अच्छे से आप मार्क करना। ओडिसी नृत्य कहाँ है? ओडिसी है उड़ीसा में। ये जो ओडिसी नृत्य मित्रों, ओडिशा के जो मंदिर हैं वहाँ पर आपको पता पहले देवदास हैं, अभी तो देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी है। पहले छोटी छोटी बच्चियों को कहते हैं भाई भगवान को अर्पित कर दो, हालांकि देवदासियों के साथ में
कई सारी गलत बातें भी हुई। अभी भी कई मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलन में है। तो ये देवदासियाँ जिस राग के गाती थी उसी से ओडिसी निकला। तो ओडिसी का जन्म स्थान मित्रों ओडिशा के जो मंदिर हैं देवदासियों से निकला हुआ है ये नृत्य पूरा का पूरा। अब उसके बाद में मित्रों आपका कुचिपुड़ी आता है। ये कुचिपुड़ी कहाँ है? कुचिपुड़ी, बिल्कुल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखना। ये कई बार अपन जो है वो चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं। एक आता है मित्रों आपका भरतनाट्यम, बिल्कुल भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ध्यान रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है, यक्षगान करके कोई बताओगे आप कमेंट बॉक्स में बताना, यक्षगान कहाँ का है? नृत्य है का डांस है क्या कोई सॉन्ग है क्या है, बताना। अब ये दोनों वर्ड मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूँ, कुटियट्टम और मोहिनी अट्टम, ये दोनों वर्ड ध्यान से, अट्टम 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 फट्टम, कुटियट्टम मोहिनी अट्टम कथकली, ये तीनों के तीनों केरल के हैं। कथकली, मोहिनी अट्टम एंड कुटियट्टम, जिनके पीछे अट्टम है वो आपके केरल के हैं, ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है और अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो अपन फंस जाएंगे। लोकगीतों का महत्व क्यों है? अब सीधी सी बात है, लोकगीत जो है वो परंपराओं का संरक्षण करते हैं। कैसे? अभी जैसे मैं एक गीत गाता हूँ, अरे कुरजा मारी हालेनी धोरा वाल देश, कुरजा मारी हालेनी बीकानेर देश। इसका मतलब कुरजा पक्षी को एक विहरणी कह रही है कि भाई हमारा ढोला तो यानी मेरे पतिदेव बाहर गए और तू उनको संदेश जाके दे कि मुझे भी कहीं घुमाए फिराए। अभी हाड़ौती में चलता है कि काट खायो बिछुड़ो, इधर हमारे मारवाड़ में मांड गायन चलता है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, अल्टीमेटली हमें हमारी जो पुरानी विरासत है वसुधैव कुटुंबकम उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आंसर था परंपराओं के संरक्षण में। अरे हम पढ़ क्या रहे हैं पता तो है? पढ़ क्या रहे हैं हम 1991 का पेपर कर रहे हैं। एक एक सवाल की बाल की खाल निकालोगे तब जाके प्रीलिम्स में मजा आएगा। ईरानी और हिंदू वास्तुकला का सबसे सर्वप्रथम जो समन्वय देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? आंसर है मित्रों इसका ताजमहल में देखने को मिलता है, ताजमहल में। अब ताजमहल में कैसे देखने को मिलता मैं बता देता हूँ, सुन लो। पहली बात तो आपको पता होगा कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनाया अपनी प्रियतमा मुमताज के लिए, और इसको बनाने में ईरान के भी कई सारे कारीगर थे, भारत के भी थे। तो ये हिंदू मुस्लिम संतुलित या समन्वय देखने को आप कह सकते हैं। ताजमहल कहाँ है? आगरा में सिचुएटेड है, यू नो। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि लाल किला किसने बनाया? तो लाल किला भी शाहजहां ने बनाया। एक और चीज़ यहाँ पर जो ऑप्शन में था, पंचमहल, पंचमहल कहाँ है? कि पंचमहल गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन आपका RS प्री में पूछा गया है कि भाई शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? वो है सासाराम में, बिहार में। और ये विशुद्ध इस्लाम वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना, ध्यान रखना। सासाराम बिहार में जो शेर शाह का मकबरा है रोहतास ज़िले में, वो विशुद्ध इस्लामी वास्तुकला का जो है वो उत्कृष्ट उदाहरण है। यह है मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 18वां। मौसम परिवर्तन, जैसे अभी सर्दी गर्मी बरसात, इसमें आपको इन चारों ऑप्शन में क्या सही लग रहा है बताओ। तो मित्रों जब भी ऐसा हो ना, मैं आपको हिंट दे दूं, RS प्री के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां लिखा होता है A एंड B दोनों सही, C एंड D दोनों सही। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा तब तो आप अपना दीजिए, लेकिन गाड़ी फंस गई है ना, पता नहीं चल रहा कौन से पे टिक ठोके, तो ठोक देना इस पर डंके की चोट से, सही होगा। तो यहाँ भी देखो, यहाँ लिखा हुआ है ये भी सही ये भी सही, तो यहाँ लिखा हुआ सी में कि दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, इसको कहते हैं परिक्रमा करना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो याद रखिएगा, एक होता रिवोल्यूशन, एक होता रोटेशन। तो जो परिक्रमण है, परिक्रमा मतलब किसकी परिक्रमा? अरे सूर्य की परिक्रमा। जो परिक्रमण है वो मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं,
ध्यान रखना। जबकि जो परिभ्रमण है, अपने अक्ष पर घूमना, वो दिन रात के लिए जिम्मेदार है, दिन और रात के लिए जिम्मेदार है। अपने अक्ष पर घूमना दिन रात के लिए जिम्मेदार है। सूर्य के चारों ओर घूमना मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात कि पृथ्वी यूं थोड़ी है कोई, पृथ्वी झुकी हुई है, ऐसे टिल्ट है मित्रों इस टाइप से। और कितनी झुकी हुई है भाई, 23.5 डिग्री एंड हाफ, मतलब 23.5 डिग्री एंगल से पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है मित्रों। इस कारण पृथ्वी के हर भाग पे सूर्य की किरणें पहुंचती है, कभी बरसात कभी सर्दी। तो ये दोनों कारणों की वजह से पृथ्वी पर जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। बिल्कुल, ये है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, कि जब चंद्र ग्रहण होता है मित्रों तो इनमें से क्या पोजीशन बनती है। मैं समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे आप चंद्र ग्रहण के समय। आंसर है मित्रों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। एक चीज ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण नॉर्मली आप कब देखते हो, अमावस्या को या पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलता मित्रों पूर्णिमा को। हाँ, पूर्णिमा को, पूनम को। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट को समझें। सूरज जो है ना, सूर्य अपनी स्थिति पर क्या है, फिक्स है। सूरज तो हिलेगा नहीं। पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों उपग्रह है, इनके पास खुद का प्रकाश तो है नहीं, है ना, ग्रह उपग्रह। तो पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये अर्थ है ना, और ये इसका मून यानी कि चंद्रमा है। इन दोनों में चमक तभी होगी जब सूरज इनको रोशनी देगा। तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ बीच में आ गई और सूरज जो है अपनी रोशनी यहाँ भेज रहा था, बिल्कुल ये रोशनी जा रही है, लेकिन क्या मित्रों चंद्रमा तक पहुंच पाएगी। बीच में पृथ्वी आ गई है तो चंद्रमा पर काले धब्बे दिखेंगे और इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और एक और चीज से आप याद रख सकते हो, जब भी आप चंद्र ग्रहण की बात करोगे, कौन से ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में याद रखिएगा आगे चंद्र है ना, तो चंद्रमा बीच में नहीं आएगा। उल्टा याद कर लो, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, 10 पृथ्वी बीच में आएगी। जबकि सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ग्रहण के अंदर आपका उल्टा हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय आपके पृथ्वी जो है वो इधर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी पृथ्वी, और यहाँ आ जाएगा चंद्रमा, जो कि सामान्यतः अमावस्या को होता है। बिल्कुल, और यह है आज का अंतिम प्रश्न, यू कैन सी हियर। बिल्कुल, इनमें से कौन सी योजना हमने भूटान के साथ में साइन की है। तो ज़्यादा ये उस समय का पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप चुक्का चुक्की बांध आप पढ़ते हो। ये भूटान में है, यह भारत की तरफ से चलाई गई परियोजना है। तो आंसर था मित्रों इसका चुक्का चुक्की। दुलहस्ती बांध परियोजना कहाँ है बताओ, लोकटक कहाँ है, बेरासियोल बाहर की, अपने काम की नहीं। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में मिंडामिंडियो चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। और लोकटक झील कहाँ है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, लोकटक झील मणिपुर में है क्या या कहीं और है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। देखो एक साथ मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं और आप भी बोरियत फील करोगे। ये अभी लगभग 30 मिनट का वीडियो बना होगा, डबल स्पीड करोगे तो 15 मिनट का काम है। रोज़ के मैं 4-5 वीडियो डाल डूल के आपके ये पूरी पेपर सीरीज ख़त्म करूँगा। और वीडियो को ढंग से देखिएगा, एक एक शब्द पे गौर करिएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9950496952। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बाकी तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। थैंक यू सो मच।